अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। और आज आप मुझे सोलो देख रहे होंगे क्योंकि बिलाल की तबीयत कुछ नासाज है। बिलाल हमें कल से ज्वाइन कर लेंगे, आज उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। और आज हम अच्छी बात से आगाज़ करने जा रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ मॉर्निंग में अच्छी वाइब ज़रूर आनी चाहिए। तो चूँकि आज़ादी का समा है, 14 अगस्त करीब है, 2 दिन ही बाकी हैं, तो हम कोशिश करेंगे रोज़ाना अपने प्रोग्राम कंटेंट में कुछ ना कुछ आज़ादी से रिलेटेड ही आपको बताते रहें, अच्छी बात हो या चाहे हमारे गेस्ट हों। तो आज भी इसी मौजू से रिलेटेड अच्छी बात भी है और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, तो दूसरे सेगमेंट तक के भी आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और आज की अच्छी बात यह है कि बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है, ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी, यही हमारी कामयाबी के उसूल हैं। आपको पता है जो बहुत फेमस कोट है कायदे-आज़म की, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसी की मैं बात कर रही हूँ। ये महज अल्फाज नहीं है बल्कि ये ऐसा नस्मुलैन है जो फर्द से लेकर कौम तक सबको अमल, जद्दोजहद और इखलास का दर्स देता है। आज हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर डालते हैं तो हमें शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि अगर हम इन उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में खड़ा कर सकते हैं। कौमों की जिंदगी में कुछ उसूल ऐसे होते हैं जो उनके उरूज और जवाल का तयन करते हैं। जब कोई कौम अपने मकसद, क़यादत और मंजिल पर यकीन रखती है, बाहिमी इत्तेफाक और इत्तेहाद को अपनाती है और कुर्बानी के जज्बे से सरशार होती है, तो दुनिया की कोई ताकत इसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो अगर हम इन उसूलों को जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम ना सिर्फ एक मजबूत कौम बन सकते हैं बल्कि अपने वतन को तरक्की और खुशहाली की राह पर भी गामजन कर सकते हैं। क्योंकि कौमें सिर्फ नारे से नहीं बनती बल्कि नजरिए से बनती हैं। आपका जो नैरेटिव आप बिल्ड करेंगे ना, वो ही आपकी कौम के साथ चलेगा। और नजरिया तभी कामयाब होता है जब उसकी बुनियाद ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी यानी यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जो कायदे-आज़म का फरमान है उस पर मबनी हो। क्योंकि ये जैसे खालिस उसूलों पर जो कायदे-आज़म ने फरमान दिया था वो सिर्फ उस वक्त नहीं, 1947 की बात नहीं है ये, बल्कि ये आज तक के उसी तरह लागू होते हैं। हम देख लें कहीं भी अगर हमारे दरमियान यूनिटी ना हो, हमारे दिलो दिमाग में फेथ ना हो और हमारे कामों में डिसिप्लिन ना हो तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी अच्छी बात के साथ अब हम टॉप स्टोरीज का आगाज करते हैं और कुछ करंट अफेयर्स से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि गिलगित में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया लैंडस्लाइडिंग का, जिसके बाइस 8 रजाकार मलबे तले दब कर जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुकामी रजाकार जो हैं वो सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे, यानी कि जो वहां पर काम करने जा रहे हैं वही मुतासरीन में शामिल हो गए। बेचारे वो रजाकार जो सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल्स की बहाली का काम कर रहे थे, उन पर मिट्टी का तोदा आ गिरा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए हैं और अस्पताल ज़राए ने बताया कि लैंडस्लाइडिंग के बाइस मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाँ बहक हो गए हैं और मुतादिद अफराद अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा बताया जा रहा है। अस्पताल ज़राए ने बताया कि हादसे में जख्मी 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि मुकामी अफराद की जानिब से रेस्क्यू का अमल भी जारी है। दूसरी जानिब अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो ये तो आपको गिलगित से हमने टॉप स्टोरी दी और ये अफसोसनाक खबर आपसे शेयर की। अल्लाह ताला जो दबे में हैं उनको जल्द अज जल्द निजात दे, उनको जल्द अज जल्द रेस्क्यू करे और जो लोग इस रजाकार जो मर चुके हैं उनको जो है अपनी जवारे रहमत में जगह दे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्राइली अफवाज का एक और मोहलिक वार, यानी उन्होंने क्या किया है इसराइल ने कि कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा के मारूफ सहाफ़ी अनस शरीफ अपने 3 साथियों समेत गजा में शहीद हो गए। अब गजा में जो अल शिफा अस्पताल है उसके मुताबिक 28 साला अनस शरीफ और उनके साथियों को अस्पताल के मरकजी दरवाजे के करीब उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो सहाफ़ियों के लिए लगाए गए खेमे में मौजूद थे और मुकामी हुकाम का कहना है कि यह हमला मुमकिना तौर पर टारगेट स्ट्राइक था। जो शहादत पाने वालों में आपको बताएं कि अल जजीरा के रिपोर्टर मोहम्मद करीकिया शामिल हैं, कैमरामैन इब्राहिम जाहिर शामिल हैं और मीडिया वर्कर मोहम्मद नौफिल भी शामिल हैं। तो अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अनस शरीफ ने शुमाली गजा में इसराइली बमबारी, इंसानी बहरान और जंगी जराइम की वसी कवरेज की थी, तो सजा तो ये उनको मिलनी थी।
जिसके बाद से उन्हें मुसलसल धमकियां भी मिल रही थी और इस्राएली फौज ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अनस शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए कि वो मुबैना तौर पर हमास के एक सेल की सरबराही कर रहे थे, यानी कि वो तमाम सहाफ़ियों का नामो निशान मिटा रहे हैं कि जो भी गाजा में कवरेज कर रहे हैं और जब भी और उसका क्या जवाब पेश कर रहे हैं कि ये तो हमास के किसी सेल की सरबराही कर रहे थे। यानी कि इनके पास एक हमास एक ऐसा इनके पास वतीरा है कि जिसको ये काम में लाकर गजा में जेनोसाइड भी कर रहे हैं, अपने लिए गजा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और नाम ये लगा रहे हैं हमास का, कभी मगनियों का, कभी कुछ। तो बात सिर्फ इतनी है कि इस दावे के शवाहिद ताहाल मंजर आम पर तो नहीं लाए गए, लेकिन अनस शरीफ उन सहाफ़ियों में शामिल थे जो गजा में जारी तबाही को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए दिन रात मसरूफ थे। आप जो कुछ भी फुटेजेस गजा की देखते हैं वो कहाँ से आती हैं हमारे पास? डेफिनेटली वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो अपनी जान पर खेल कर उसकी कवरेज करते हैं। तो आपको बताएं कि गजा में जो इस्राएली बमबारी के आगाज से अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान शहीद हो चुके हैं। यानी जब सहाफ़ी इतनी बड़ी तादाद में, मतलब जो दूसरे मुल्कों से आकर, अल जज़ीरा से आकर वहाँ पर लाइव कवरेज कर रहे होते हैं, वो सहाफ़ी जब उनकी जान को वहाँ पर नुकसान है, डेफिनेटली इसराइल कैसे चाहेगा कि हम जो तबाही और जो कुछ भी जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं वो कैसे दुनिया के सामने आए। वो तो चाहेंगे ना वो अपना इमेज क्लियर रखें, तो वो जाहिर है सहाफ़ी तो उनके नंबर 1 होंगे टारगेट पर। तो यहाँ पर मीडिया कारकुनान को शहीद किया जा रहा है जिनमें मुतादिद का ताल्लुक अल जज़ीरा नेटवर्क से था। आगे बढ़े कुछ खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। बारिश से मुतासरा दूसरे वनडे मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। तो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी समेटते हुए 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच ट्रिनिडाड में खेला गया, जिसमें मेजबान वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान टीम में आज 3 तब्दीलियां की गई हैं। एक तो हसन अली, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद इब्रार को शामिल कर लिया गया है, जबकि फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम और नसीम शाह आज की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान मैच बारिश की वजह से 3 मरतबा रोका गया और इनिंग्स को 37 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। बारिश से मुतासरा मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। ताहम डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का 181 रन का हदफ बासानी 34वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल भी कर लिया। तो ये तो कुछ खेलों की खबरें थी। आगे बढ़ें और अब आपसे जिक्र करते चले भारत का। तो भारत का आप जानते हैं उसकी नीयत में पहली फतूर है। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बजिद है और पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारियत का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दौरे अमेरिका के दौरान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब मेरे लिए एहसास की बात है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व वक़ार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। ये बात वाज़ेह की है हमारे फील्ड मार्शल ने, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं जो पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं अमेरिका, तो ये एक तरह से पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन है, या इनके पाकिस्तान के जितनी भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं और अमेरिका को फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन जो ये ब्रेन ड्रेन है उसको कहा ब्रेन गेन से उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई यहाँ की जितनी वर्क फोर्स है अगर वहाँ जा रही है तो वहाँ से रेमिटेंस भी तो भेज रही है, तो कुछ तो फ़ायदा इसमें पाकिस्तान का भी है और डेफिनेटली वो अपना लाइफस्टाइल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर किसी को हक है कि वो बाहर जाए। तो फील्ड मार्शल ने कहा है कि भारत अपने आप को विश्वा गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांस नेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल है। एक तो भारत ने जो सारी दुनिया के सामने किया, सिख रहनुमा का कत्ल किया। कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला भी है जो कि सारी दुनिया जानती है, और कुलभूषण यादव जैसा एक अहम सबूत। ये वाकयात हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। बेशक पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो है अपने ताकतवर फोर्स से भारत के खिलाफ जंग लड़ी है और जंग में कामयाबी हासिल की है, बल्कि सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है। उन्होंने कहा कि इस भारतीय जारियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दिहाने पर ला खड़ा किया था, जहां किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी।
तो ये तो हमारे फील्ड मार्शल ने अमेरिका में जाके खिताब किया। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात की जाए तो उन्होंने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक रब्ता किया और आर्मीनिया के साथ जो दिहाइयों से जारी एक तनाज़ा था ना, उसको ख़त्म करके अमन मुआहिदा करने पर उन्होंने इल्हाम अलियव को मुबारकबाद दी, जो कि आज़रबाईजान के सदर हैं, और दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा इस तारीख़ी मुआहिदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को ख़ास तौर पर सराहा। तो एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लाइमलाइट में आ जाते हैं और अमन के सफ़ीर के तौर पर पहचाने जाते हैं। अमन के नोबेल इनाम याफ्ता के तौर पर उनको हर तरह की जंगें वो इस वक्त रुकवाने का में अच्छा अहम किरदार अदा करें। और पाकिस्तानी अवाम इस बुनियादी मसले पर अपने आज़रबाईजानी भाइयों और बहनों के साथ हैं और ये बात खुशाइन है कि सदर इल्हाम अलियव की जुर्रतमंदाना क़यादत में इस खित्ते में बिलाखिर अमन कायम हो गया। तो जो गुफ्तगू थी उसके दौरान सदर अलियव ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलियव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत दी। तो ये तो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा जेस्चर शो किया कि जहाँ कहीं भी अमन की बात हो रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो कहीं भी जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये उनके अपने पॉजिटिव इमेज के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये आलमी अमन के लिए भी बहुत खुशाइंद है। और दो ममालिक जिसमें आज़रबाईजान और आर्मीनिया थे वो काफ़ी अरसे से एक जंगी सूरत हाल में थे, तो उनके दरमियान मफाहमत पैदा करना ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में पाकिस्तान का किरदार कि उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करते हुए ऐसे मौके पर मुबारकबाद भी पेश कर दी। आगे बढ़े नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साख्तार की बात की जाए तो उन्होंने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने ग़ज़ा पर इसराइल के मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के मंसूबे की शदीद मज़म्मत की है। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा साख्तार ने इसराइल के मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के मंसूबे की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी क़ानून और सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है और उन्होंने फौरी और बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली कार्रवाइयों में जारी इस्तिस्ना के खात्मे पर जोर दिया है। और ग़ज़ा की हालिया सूरत हाल पर भी पाकिस्तान तुर्किया मुसलसल राब्ते में है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसहाक डार जो हैं वो सफारती महाज उन्होंने संभाला हुआ है और हर जगह हर प्लेटफॉर्म हर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से वो दो तरफ़ा ताउन के लिए बात कर रहे हैं और आलमी मंजरनामे पर ये सामने आ रहे हैं और एक तरह से ग़ज़ा के लिए ये अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर इंसानी बहरान के हल के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तो आई होप कि जो नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साख्तार हैं उनकी ये कोशिश बराबर भी साबित हो, सिर्फ बातें ना रह जाएं, बल्कि क्योंकि वहाँ पर इसराइल में जो सूरत इसराइल जो ग़ज़ा के अंदर बर्बरियत फैलाए हुए है, तो जो ग़ज़ा की सूरत हाल है वो तो हम सबके सामने ही है। ऐसे में ये पैगाम देना, ये बात कहना दो तरफ़ा ताल्लुकात में या आलमी फ़ोरम पर, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। असल तो वहाँ पर इंसानी इमदाद मिलनी चाहिए और वहाँ पर जंग रुकनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। बात करें हम कराची की, तो क्या कहने हैं कराची के कि यहाँ पर बहुत से हादसात ने सड़कें जो हैं खून से रंगीन कर दी हैं और बेकाबू गाड़ियाँ मौत के पहिए में बदल गई हैं। आप जानते होंगे अभी कुछ टाइम पहले भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। रवां साल के पहले 7 माह में हैवी ट्रैफिक के पहिए 222 शहरियों की जिंदगी रोन गए। मजमूई तौर पर 538 लोग ट्रैफिक हादसा का शिकार हुए हैं और लर्ज़ाखेज़ एदाद शुमार के मुताबिक बेलगाम ट्रक ड्राइवर्स ने 60 जिंदगियां निगल ली हैं। और ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर तो दंदनाते हाथी की तरह, बदमस्त हाथी की तरह आपने देखा होगा सड़कों पे घूम रहे होते हैं। जिस तरह से उन्होंने 48 अफराद को अपनी नींद सुलाया है। और वाटर टैंकर्स की बात करें तो 44 जानों के दुश्मन बने हैं वो। इसी तरह बसें, 25 डंपर्स के आए दिन के वाकयात आपके सामने हैं, उन्होंने 22 जिंदगियां निगल ली हैं। मिनी बसों से भी 11 और ऑयल टैंकर्स और कोचेस ने 6 घरों में सफ़े मातम बिछा दिए। तो पिकअप की टक्कर से 15, कार से 58 और जीप से 5 लोग मौत के घाट उतरे हैं। कुछ पहचान न होने वाली गाड़ियां हैं जिन्होंने 103 अफराद के लिए क़यामत खेज़ साबित हुई हैं।
तो जाँ भाग होने वालों में 274 मोटरसाइकिलें सवार और 179 राहगीर और 52 खवातीन और 68 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। तो ये सिर्फ हम कराची के एदाद-ओ-शुमार की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रैफिक हादसात में इस कदर जानों का नुकसान हुआ है। बच्चे हों, खवातीन हों, राहगीर हों, किसी को नहीं बख्शा है। तो यहाँ पर के ट्रैफिक की सूरत हाल आप देख रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आरिफवाला में अड्डा तरखनी के करीब सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और 4 डाकू हलाक, 3 फरार हो चुके हैं जबकि एक पुलिस एहलकार डाकू की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ है। तो ये आरिफवाला से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर डाकुओं के दरमियान और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ है। तो इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं आरिफवाला से। आपको बताएं कि ये आरिफवाला में अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आगे बढ़ें और कुछ बात कर लेते हैं दुनियापुर की, जहां पर हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाला नौजवान मोहम्मद इमरान डाकुओं के जुल्म का शिकार हो गया। अच्छा, ये ऐसी जगहों पे दुनियापुर हो गया या फिर इस तरह की जगह हो गई, यहाँ पर हनी ट्रैप का एक सिलसिला जारी है जहाँ से हनी ट्रैप करके अगवा किया जा रहा है। और जाहिर है ये कच्चे इलाके होते हैं, यहाँ पर पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस भी पता नहीं कितनी फ़ाल होती हैं, नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हनी ट्रैप का जो शिकार होते हैं उसमें मोहम्मद इमरान जो है वो डाकुओं के जुल्म का शिकार हो गया है। अब आप फुटेज में उसका घर ही देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। चूल्हा कितनी बुरी तरह से, लकड़ियाँ कितनी बुरी तरह से पड़ी हैं, यानी कि यहाँ पर इनके खाने के लाले पड़े होंगे और उनसे तावान मांगा जा रहा है। तो उसको मगवी जो है, तावान ना मिलने पर मगवी को टांग में गोली मार दी गई है और दूसरी टांग में गोली मारने की धमकी दी है। ये देखें, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, कैसे हाथ उठाकर खड़े हुए हैं और किस तरह से अपनी बेबसी का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन ये कि आपको बताएं कि जो अहले खाना हैं वो खौफ का शिकार हैं और पुलिस मगवी की बाजियाबी के लिए सरगर्म है। पता नहीं वहाँ पर क्या पुलिस क्या कर रही है कि जो हनी ट्रैप वहाँ पर किया जा रहा है, लोगों को, उनके नेटवर्क को अभी तक नहीं पकड़ा गया है और वो हनी ट्रैप जो अगवा कर लेते हैं, तावान उनसे नहीं मिलता तो उनको गोलियों का निशाना बनाते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालते हैं। अब जो दुनियापुर का रिहायशी था, वो 4 बच्चों का बाप मोहम्मद इमरान, वो बेचारा कराची से घर वापस आ रहा था कि हनी ट्रैप के जरिए कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। अच्छा, मगवी को बस से उतार कर नामालूम मुकाम पर ले गए जहां तावान की रकम ना देने पर डाकुओं ने टांग में उसको गोली मारी। तो डाकुओं ने वीडियो पैगाम के जरिए अहले खाने को संगीन नताइज की वार्निंग भी दी है। कहा है कि अगर तावान अदा ना किया तो दूसरी टांग में भी गोली मार दी जाएगी। तो ऐसे में मगवी मोहम्मद इमरान ने देखें क्या कहा है अहले खाना से। उसने फरियाद करते हुए कहा है कि किसी भी तरह चाहे बच्चे फ़रोख्त कर दो या ज़मीन बेचकर पैसे जमा करा दें, मुझे इन डाकुओं से निजात दिलाएं। सोचिए, इतने छोटे उसके मासूम बच्चे हैं, वो कह रहा है उनको भी बेच दो। यानी कि वो इतना प्रेशर दिया जा रहा होगा वहाँ से कि वो अपनी उसकी जान के लाले पड़े होंगे। पता नहीं उसको कितनी बुरी तरह मारा जा रहा होगा कि वो कह रहा होगा कि अपने बच्चे भी बेच दो, ज़मीन बेच दो। उसके बाद ज़मीन ही क्या होगी, आपने देखा होगा। देखें, इस वक्त इसकी फुटेज भी दिखाई जा रही है, वो हाथ जोड़कर फरियाद कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को पहली फुर्सत में ये सब देखना चाहिए कि दुनियापुर में ये क्या हो रहा है और पुलिस से अभी तक ये हनी ट्रैप के नेटवर्क क्यों नहीं काबू में आ रहा और इस तरह से एक मगवी की जान बचाई जाए। और ज़िला रहीम यार खान की पुलिस से राब्ते में हैं और कार्रवाई जारी है। तो देखते हैं कब तक ये बाजियाब होता है। और अब पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर आपसे शेयर करते चलें। होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर तलबा के नाम पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि मेरे प्यारे पंजाब के तलबा, आपके ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। अल्हम्दुलिल्लाह, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पढ़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 50,000 तलबा पहले ही अपने होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मज़ीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, इसकी तादाद मज़ीद बढ़ाई जाएगी। तो ये मरियम नवाज़ की तरफ से बहुत ऐसा इक़दाम है कि तालीम के सिलसिले में होनहार स्कॉलरशिप के ज़रिए जिस तरह से वो बच्चों में फ्री स्कॉलरशिप्स से बच्चे वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं ये प्रोग्राम। तो ये इसके लिए क्रेडिट जाता है पंजाब हुकूमत को। स्कॉलरशिप प्रोग्राम 67 फ्यूचर प्रूफ डिसिप्लिन्स में तलबा के लिए नए दरवाजे खोल रहा है।
वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सूबे में तलबा को वो सलाहियतें और मौक़े दिए जाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि जहां तलबा यकीन के साथ होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और शौक़ के साथ तालीम हासिल करें। तो तलबा की कामयाबी हमेशा से मरीम नवाज़ का सबसे बड़ा फ़ख्र रहा है और उन्होंने इस बारे में जो ये इनिशिएटिव लिया है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की पोर्टल खोलकर, तो जल्दी जल्दी सब बच्चे रजिस्टर्ड करें इस स्कॉलरशिप के लिए और इससे फ़ायदा उठाएँ। पंजाब की जो सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने कहा है कि पंजाब में डिवीज़न, ज़िला और तहसील की सतह पर 79वें यौम आज़ादी की तैयारियां कौमी जोश व जज्बे के साथ जारी हैं और जश्न आज़ादी की तैयारियां आप देख रहे हैं कि उरूज पर है। और इस हवाले से अपने बयान में सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि जश्न आज़ादी की तक़रीब को हतमी शक्ल दे दी गई है। 14 अगस्त को वज़ीर आला मरियम नवाज़ मार्का-ए-हक़ पार्क और म्यूज़ियम की नक़ाब कुशाई करेगी, यानी कि मरियम नवाज़ ने मार्का-ए-हक़ पार्क लॉन्च किया है और म्यूज़ियम भी बनाया है मार्का-ए-हक़ के नाम से और इसकी नक़ाब कुशाई करेंगी 14 अगस्त को। ज़बरदस्त भाई। तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने जश्न आज़ादी मिसाली अंदाज में मनाने की हिदायत की है और मार्का-ए-हक़ की फ़तह के जज्बे से सरशार कौम 79वां यौम आज़ादी भी तारीख़ी अंदाज में मनाएगी। उनका कहना था कि असला के दरमियान जश्न आज़ादी पर खूबसूरत चरागा करने का मुकाबला जारी है। तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जश्न आज़ादी के मौके पर आपने देखा होगा जगह जगह चरागा होता है तो कितना खूबसूरत लगता है, पूरा शहर रोशनियों में नहाया हुआ होता है। तो आज़ादी फ्लूट्स का भी मुकाबला होगा उसमें और सबसे खूबसूरत फ्लूट सजाने और बेहतरीन चरागे पर इनाम भी दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जश्न आज़ादी को इतने जोश से मनाना और फिर इनाम भी देना, नई नई चीज़ें लाना, नई पार्क्स लॉन्च करना और सबसे ज़्यादा खूबसूरती से सजाए गए बाज़ार को भी इनाम मिलेगा। तो ये सब आपको बताया है मरियम औरंगज़ेब ने। मरियम नवाज़ के ये बहुत सारे इक़दाम जो 14 अगस्त को करने जा रही हैं अपने आवाम के लिए, उनकी खुशी के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में और मार्का-ए-हक़ की खुशी में, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ एक साथ जमा हो गई हैं। तो इन सब को सेलिब्रेट करना होगा 14 अगस्त को मिली जोश व जज्बे के साथ। अब आपसे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी शेयर करते चले। बहुत सारी खबरें हो गई, टॉप स्टोरीज़ हो गई, जितनी भी करंट अफेयर्स की खबरें थी वो सब आपसे डिस्कस हो चुकी हैं और आखिर में अब आपसे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम शेयर करने जा रहे हैं। वो जिस बारे में है वो है फूल के बारे में, फ्लावर्स। हर इंसान को पसंद होते हैं फूल। ये सिर्फ रंग और खुशबू नहीं बल्कि कुदरत का खूबसूरती का, रानाई और ज़िंदगी का इजहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ये खूबसूरत फूल आलमी रिकॉर्ड भी बना लेते हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सूरजमुखी के पौधे की जिसने ना सिर्फ अमेरिका में धूम मचाई बल्कि दुनिया का सबसे लंबा सूरजमुखी बनने की दौड़ में शामिल हो गया। ये इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर सूरजमुखी का ये फूल का पौधा आप देख रहे हैं। ये इसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रोटेक्ट भी किया हुआ है ताकि इसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क ना है और जानवर ना चुगले, जो भी उसके परिंदे हैं वो ना चुगले। तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। और देखें इसकी लंबाई, देखें कितना ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है पौधा। तो अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर फोर्ट वैन के एक माली एलेक्स ने ऐसा हैरानकुन सूरजमुखी उगाया है जिसकी ऊंचाई है 30 फुट और 7 इंच, यानी तकरीबन 3 मंजिला इमारत जितनी बुलंदी। वाव! इस सूरजमुखी को क्लोवर का नाम दिया गया है। क्लोवर ने पिछले हफ्ते ही 26 फुट और 8 इंच की बुलंदी पर पहुंचकर अमेरिका का नया रिकॉर्ड कायम किया है। भाई नो डाउट अमेरिका की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। वहाँ मैंने भी देखा है अक्सर पौधे जो उगाए जाते हैं, लोग अपने घरों में प्लांटेशन जो करते हैं तो उसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं। तो हर जगह बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी होती है। लेकिन ये जो पौधा है सूरजमुखी का, इसने जो अपनी ग्रोथ दिखाई है, जो इसकी हाइट है, तो वो तो वाकई आलमी रिकॉर्ड बनने के लायक है। अब ये जर्मनी के 2014 में कायम किए गए आलमी रिकॉर्ड जो कि 30 फुट 1 इंच का है उसे पीछे छोड़ने के बिल्कुल करीब है। अच्छा, इससे पहले एक जर्मनी में भी ये कोई पौधा 2014 में कायम किए गए आलमी रिकॉर्ड का होगा जिसके 30 फुट 1 इंच की लंबाई थी। तो अब ये इतना बड़ा होने जा रहा है कि उसको भी पीछे छोड़ देगा।
फोर्ट वेन की शहरी हुकूमत ने एलेक्स की मदद के लिए पौधे को गिलहरियों से बचाने के लिए ख़ास इंतजाम किए हैं, क्योंकि जो गिलहरी होती है वो ज़ाहिर है पौधे वगैरह चुग लेती है, तो चेरी पिकर फराहम किया है उन्होंने ताकि पौधे की हिफाजत की जा सके। एलेक्स ने क्लोवर की ऊंचाई से मुतालिक शवाहिद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जमा करा दिए हैं और अब इस रिकॉर्ड का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। तो आप देखें, फूल न सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि हौसले और मेहनत की अलामत भी बन सकते हैं। जो इसका माली होगा वो कितना खुश होगा कि जब वो इसको वाटरिंग करता होगा, पानी देता होगा, इसमें मज़ीद इसके अंदर खाद में नई नई चीज़ें डालता होगा, जो भी वो इसके लिए टेक्निक यूज़ कर रहा होगा, या फिर कुदरती तौर पर ये पौधा खुद से बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इस पौधे के पीछे अहम राज है जो कि इसके माली को ही पता होगा। बहरहाल ये आज हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ थी जो हमने आपसे शेयर की, और जो है हमने आपसे टॉप स्टोरीज भी शेयर की। तो अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज अक़लियत के कौमी अक़लियत के पाकिस्तान में आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसके हवाले से हमारे पास एक मोअज़्ज़ज़ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे अक़लियतों के हुकूक़ और उनकी अहमियत के हवाले से। स्टे विद अस।